सिंपल मोशन, इसी को बोलते हैं एस एच एम। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो अपना से टाइम कोई भी मोशन जो अपने आप को एक टाइम के बाद में रिपीट करता है, जैसे योर हार्ट बीट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, है ना, साइन का ग्राफ एक टाइम पीरियड के बाद में, डेज, सीजन्स, नाइट, है ना, ईयर, ये सब क्या होता है? रिपीट कर रहे हैं अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद में, इनको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट ना है ना, जैसे तुम पढ़ते हो रोज तुम्हारी स्टडी आज जो है वो फिक्स नहीं है, तो दैट इज नॉट ए पीरियोडिक मोशन। पर सोना लगभग तुम्हारा पीरियोडिक मोशन है, आई बात समझ? तो अब एक होता है जिसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। वो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है कि जब पार्टिकल क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन, उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन समझ आया? आगे जब ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया तो फिर एक होता है, क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है? जरूरी नहीं। क्या सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? अच्छा, धरती चारों तरफ घूम रही है, सन के ऑसिलेट कहाँ कर रही है? घूम ही रही है। तो सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है, सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं है। फिर एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है, दैट इज एसिड वाइब्रेटरी मोशन। क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है जब एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है। जब एम्पलीट्यूड क्या होता है? बहुत कम। और एम्पलीट्यूड क्या है? फिक्स पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो, उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की समझ में आ गई? अब बताओ मेरे को, ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया? वाइब्रेटरी मोशन भी समझ में आ गया, और पीरियोडिक। अब आ जाती है कैसे चेक। अगर ऐसा पहले ऑसिलेटरी मोशन को समझते हैं, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, m मास है, ये ओरिजिन है, अभी तो समझ में आएगा कौन सी पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सी नेगेटिव। अब मेरे को ये बताओ, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, वो लगता है माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये बताओ, अगर मैं इसको इधर वेलोसिटी दे दूं, जब ये यहां पहुंचेगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इधर तो इसका मतलब इधर वेलोसिटी धीरे धीरे जाके रुकेगा। फिर जब यहां पे पहुंचेगा फोर्स इधर ही लगेगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? आगे कैसे लगेगा? x की वैल्यू तो -2 पुट करो, उसका स्क्वायर करो, क्या आएगा? -2 के ही आ रहा है, 4 के ही आ रहा है, तभी भी फोर्स इधर लग रहा है। तो क्या ये पीरियोडिक मोशन हो सकता है क्या, या ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक टाइम फोर्स इधर ही लग रहा है, इधर जाके फिर इधर चला जाएगा, दिस इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन इसी को मैक्सिमम कर दो। अब देखो, अब -8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। अगर इस पे फोर्स इधर लगेगा तो जब ये इधर जा रहा होगा तब रुकेगा, फिर वापस इधर जाएगा। कुछ वेलोसिटी रहेगी, मोमेंटम गेन रहेगा, जिसके कारण आगे निकल जाएगा, यहां से आगे निकल जाएगा। अब फोर्स किधर लग जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो अब ये कैसा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। है पीरियोडिक भी होगा, है ना, पर ऑसिलेटरी तो है ही है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अब मैं कहता हूं कि ये जो है, ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। अगर मैं इसको कर दूं x की पावर 4, अगर मैं इसको कर दूं f इक्वल टू kx, क्यों? इधर जाएगा फोर्स किधर लगेगा? इधर ही। इधर जाएगा फोर्स किधर लगेगा? इधर ही। तो फिर करेगा कैसे? जो इधर चला गया वो इधर ही भाग गया, जो इधर आया वो इधर भाग गया। हाँ,
इसका मतलब ये भी ऑसिलेटरी नहीं है। अब ऑसिलेटरी, तो अब फोर्स को देख के आप ये तो बता सकते हो कि ऑसिलेटरी कौन सा, नॉन ऑसिलेटरी कौन सा। अब सुनो, इसको बोलते हैं, अगर ये -x की पावर इवन ऑड टर्म आएगी, इफ n इज ऑड, ये क्या है, ऑड। तो इस केस में इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मींस जो चीज यहाँ पे गई है वापस नहीं लाने की, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स में एक चीज आपको हमेशा दिखेगी माइनस, और x की पावर क्या दिखाई देगी, क्या बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बात समझ में। अब SHM is a special kind of oscillatory motion. SHM क्या है, special kind of oscillatory motion. So SHM is a special kind of oscillatory motion. अब तुम लोग ये कहते हैं, तो मैं बताऊंगा जहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, जहां पे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। है ना, या फिर क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। है ना, ये क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब ये जो मीन पोजीशन है एमआर है, इसमें क्या होता है, जब आप मीन पोजीशन से आप दूर जाओगे, चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन किधर होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सीलरेशन हमेशा किधर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है x है, कोई पॉजिटिव मान ले, नेगेटिव मान है, और मैं कहता हूं ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन है ना, किसी भी पॉइंट में यहाँ होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसमें यहाँ होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन है, दैट इज a is proportional to x का magnitude, distance हो गया from the mean position, and always directed to mean position है, तो a equal to minus कोई भी कांस्टेंट into x, और ये कांस्टेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्चुअली हम बेसिकली लिखते ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, वो बाद में बताऊंगा ओमेगा स्क्वायर की बेसिक लिखते हैं। तो a किसके बराबर आ गया, माइनस कोई कांस्टेंट मान लो तुम a b की तरह, लेकिन ये कैसा है, अगर स्क्वायर हो गया तो कैसा होगा, पॉजिटिव है ना। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बात समझे। तो SHM क्या है, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच acceleration is always directed towards mean position and magnitude of acceleration is proportional to distance from the mean position. लिख लो ऐसे, it is a special kind of, it is a special kind of, it is a special kind of oscillatory motion, special kind of oscillatory motion in which acceleration is always directed towards mean position and magnitude of this acceleration is proportional to distance from the mean position. सर एक मिनट, अब ये लिखो ये तुम टाइप करना,
मिटा दो। तो एक इक्वेशन हो गई एसएचएन की, एक इक्वेशन हो गई एसएचएन की। एक और तुम क्या लिख सकते हो, d2x upon dt square इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d2x upon dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 है। बस नहीं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएन। मतलब कोई भी इक्वेशन हो, है ना, अगर वो इसको फॉलो करती है ना, इस इक्वेशन को फॉलो करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज अंडर एसएचएन। कैसे, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो ऐसे लिखता हूं, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। एक बार डिफरेंशिएशन करो, क्या है बोलते जाओ, है ना, पता है ना ये तो। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा, बिल्कुल है ना। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर और x किसके बराबर है, क्या इसे सॉल्व होगी, 0 है। इट मींस इस इक्वेशन में x इज वेरी सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम, है। जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर, y इज वेरी ऑन ए स्क्वायर ऑफ x, तो एक टाइप का फंक्शन हो गया ना स्क्वायर, ऐसे क्यूब हो गया, एक लॉग हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंस मिटा रहा है, तो ऐसी डिपेंडेंस एक वेरिएबल पे दूसरे वेरिएबल की कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज x depends on t satisfying this sort of equation, it means x is varying simple harmonically with t। अब ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के साथ, तो इसलिए मोशन बोलते हैं इसको, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं d2u upon dx square प्लस ओमेगा स्क्वायर u इक्वल टू 0, मतलब u पोटेंशियल एनर्जी और x क्या है, पोजीशन है, तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली विद x पोजीशन, है ना। या फिर मैं इसको लिख दूं टाइम, पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम, मैं ये लिख दूं velocity is varying simple harmonically with position, velocity is varying simple harmonically, so it means what is simple harmonic, ना, अरे फिर से तुम ऐसे पूछ रहे हो जबरदस्त। सिंपल हार्मोनिक मींस जैसे एक चीज स्क्वायर होती है, क्यूब होती है, एक लॉग होता है, ये भी एक टाइप का फंक्शन ही मान कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कैसे डिपेंड करता है, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे इस इक्वेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, आया ना, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, दैट इज x वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब होगा x इज वेरी सिंपल हार्मोनिक विद टाइम। अब मेरी बात समझ में, तो सिंपल हार्मोनिक इज ए नेचर ऑफ फंक्शन, आया ना। तो अगर ये मोशन में मिल रहा है तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोले, तो लेकिन सिंपल हार्मोनिक का मतलब क्या है, this variable is varying simple harmonic with this if this sort of equation is satisfied। क्या ये बात समझ में आई, तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गई ना सिंपल हार्मोनिक, या मोशन में तो सिंपल हार्मोनिक मोशन,
क्या है बात समझ में अच्छी तरह से? ऐसे फील आ गई इस बात की क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अब समझ में आ गया क्या है? वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते तो उसके उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। वो मोशन ऑसिलेटरी उसकी उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलते। सिंपल हार्मोनिक एक ब्रॉडर टर्म है जो यहाँ अप्लाई हो जाती है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक। अब अगली बात समझो, ब्रॉडर टर्म समझ गए कि एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर इस तरह से डिपेंड करती है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर जाती है? सेटिस्फाई कर जाती है। इट मीन those two variables are varying with respect to each other in simple harmonic manner। अब मेरी बात समझ में? यस पक्का? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इंपॉर्टेंट। any equation satisfying this differential equation। सर मैंने माइनस स्क्वायर x की जगह और भी कुछ लिखा है। u लिखा था, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट लिख दो। यहाँ पे मान लो तो b लिख दे, pt, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 स्क्वायर आ जाएगा। तो कांस्टेंट है ना ओमेगा स्क्वायर, इसलिए लिखा है ताकि वो हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट है। कोई भी इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको क्या बोलेंगे? उस इक्वेशन में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है। आया? पक्का समझ में आ गया? मिटा दो। समझ में आ गया? अब देखो एक स्प्रिंग है, एम मास, ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट की है। अगर स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है तो ये पोजीशन होगी 1 2 3 -1 -2 माइनस। ये बताओ अगर ये चीज यहाँ पहुंच जाएगी तो इसमें इधर फोर्स कितना लगेगा? मैं मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट x होगी, फोर्स कितना लगेगा? हाफ के x स्क्वायर, डायमेंशन ही है तो फोर्स एनर्जी होती है तो हाफ के x स्क्वायर, फोर्स एक x तो F इक्वल टू माइनस x। यस, क्योंकि रीस्टोर कर रहा हूँ एक्चुअली, तो जब रीस्टोर कर रहा अपनी पोजीशन पे तो बिना सोचे माइनस साइन लगा दिया करो आपसे, वरना तुम्हें पता है यहाँ पे जैसे फोर्स इधर लगेगा, x पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव, इधर आएगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो x की वैल्यू नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो इट मींस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। ये m मास है, इसका ऐसे इक्वेशन क्या होगी? m से डिवाइड करो तो 1 इसके बराबर आ गया। आया ना? एसएचएम इक्वेशन से कंपेयर करते क्या लगता है? ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस के बराबर। इट मींस ये भी एसएचएम ही कर रहा है, कोई स्प्रिंग की आप चीज बांध दो, आया स्ट्रेच करके छोड़ दो तो उसका मुझे कैसा होगा? सिंपल आ देखो, तो ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 ये भाई, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? ओमेगा किसके बराबर है? रूट a बाय क्या बात समझ, क्या बात समझ अच्छी तरह से? सर माइनस ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल हम किसी भी वैल्यू कर सकते, देखता जाओ धीरे धीरे फील आ जाएगी टेंशन होते। अब
ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आई बात समझ? अब ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है फिर टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। चलो इतना नहीं बताते अभी, इतना ही बताते हैं जितना बताया, छोड़ो उसका। तो ये दो इक्वेशन ऐसे कंपेयर हो आए अच्छी तरह से भी समझ में तो बात लिखो। अब देखते हैं ओमेगा क्या चीज है थोड़ी सी देर में। अब थोड़ा ओमेगा को भी समझ लेना क्या चीज है ना। ये मतलब एक को लिख सकते हो तुम, ये को क्या वीडी की वैल्यू लिख सकते हो। यस डीएक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करता हूं क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो पार्टिकल है ना यहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये जो पार्टिकल है यहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी होगी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। चाहे वो इधर आ जाए तो भी एम्पलीट्यूड ही है। क्या बात समझे? ये यहाँ पे वेलोसिटी है v मैक्सिमम है। क्या बात समझ में? ये बात बताओ जब x की वैल्यू v की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? नहीं तो उधर देखो a हो जाएगा ना। v की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? खुद ही बोल रहे हो when v equal to 0 x is equal to a, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो c किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 के बराबर आ जाएगा। देख लो ध्यान से। ऑब्वियस सी बात है। हां तो जब ये इसके बराबर आ जाएगा तो v को मैं क्या लिखूंगा? v को ऐसे लिख सकता हूं मैं v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ध्यान से 2 2 2 तो कट गए नीचे से। c की वैल्यू तो इधर है प्लस वाला इधर है माइनस वाला उधर चला नहीं बच सकता। ओमेगा कॉमन बाहर आ जाएगा। ये क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस ये कैसे लिख दिया ये x स्क्वायर है ना। तो वे नहीं बोलते तो भी हाँ में नहीं लगा आपने x की जगह a डाला ऐसे कैसे डाल दिया था हाँ। तो अब तुम्हारे पास v किसके बराबर आ जाएगा? ज़्यादा समझ में आया? तो यहाँ पे क्या पता है? v मैक्सिमम एम्पलीट्यूड v वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्या पता है?
क्या बताया है? x की वैल्यू a/2 पुट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी, x की वैल्यू a/3 पुट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी हर पोजीशन से। चलो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल बात पूछ रहा हूं तुमसे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी पार्टिकल? वो 0 मेन पोजीशन पे। हाँ यार, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कितनी? तो x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा यार? इक्वेशन ओमेगा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर है? इसका कभी कोई सिग्निफिकेंस रखता है? ऐसा ही कोई कांस्टेंट नहीं है, अभी धीरे धीरे और पता चलेगा क्या सिग्निफिकेंस रखता है यहाँ पे बात पक्का। मैं इस इक्वेशन पे एक और तरीके से पहुंच सकता हूं, पूछो कैसे? जब ये यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, वेलोसिटी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है? पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है? हाफ के स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी यही है। तो देखो मैं एक लाइन पे पहुंच रहा हूँ, टोटल एनर्जी क्या होगी? हाफ के स्क्वायर है ना, इक्वल टू इसकी वेलोसिटी किसी भी यहाँ पे अगर ये पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी भी मान लें हाफ mv स्क्वायर प्लस ये जब पोजीशन डिस्टेंस x है तो इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ के x स्क्वायर है ना। k को क्या लिख सकते हो तुम? चलो एक बार ध्यान देखो, ये और ये क्या हो जाएगा है ना, मेरी बात समझ। नेक्स्ट टाइम देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर हाँ 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 x स्क्वायर है ना। k बाई m किसके बराबर होता है? दो गुणा मैंने करवाया था ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा याद है तो f इक्वल टू माइनस k ओमेगा स्क्वायर m से डिवाइड किया ये आ गया, तो ये चीज किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है ना, कंपेयर किया था तो इसको क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सेम इक्वेशन पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन से भी पहुंच है, सेम इक्वेशन पे एनर्जी कंजर्वेशन से भी पहुंच रहा हूं। तो लिख लो ये बात। तो इसका मतलब एक बात और होगी, ऐसे सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए? वाह एकदम सही बात। एनर्जी मेथड से
बता दो। यस अभी चीज पूछता हूँ उसको बता। यहाँ तक तो समझ में आएगा। यस यहाँ तक तो समझ में आएगा। तो सुंदर भी अभी का है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा स्क्वायर नहीं है। तभी मैं सोचूं सही नहीं लग रहा, क्या नहीं लग रहा। हाँ देखो, ये मतलब एक टाइम पीरियड कब होगा जब ये यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, एक टाइम पीरियड होगा। एक टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड की डेफिनेशन? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? टाइम, एक सेकंड के अंदर जितने ऑसिलेशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी। थोड़ी फील करवाते हैं इस बात को। ये टाइम पीरियड है ना। मान लो ये जो टाइम पीरियड है वो है 1 सेकंड। तो मतलब एक ऑसिलेशन कितनी देर में हो रहा है? 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है? एक ही। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में एक है। अगर ये टाइम पीरियड आया तो 0.2 सेकंड, चलो 0.5 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगाओगे? यहाँ से आ जाने में कितना टाइम लगाओगे? 0.125। फिर यहाँ से 0.125 और 0.125 और 0.12 सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? है आगे बस सिमेट्रिक है ना, तो 4 से डिवाइड करोगे सिमेट्रिक होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बस इसी फ्रीक्वेंसी होगी। है टाइम पीरियड है 0.1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी कितनी देगी? 10 क्योंकि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे? 10। अब चलो, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, यहां से यहां तक, क्या ये टाइम पीरियड है? हां टाइम पीरियड का है। हां टाइम पीरियड ऑसिलेट पूरा का ऑसिलेट होगा। ये यहां जाएगा फिर वापस यहां आएगा। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने का मतलब से क्या होता है कि पार्टिकल सेम स्टेट में, और सेम स्टेट का मतलब क्या होता है? यहां से स्टार्ट हो, यहां पे वेलोसिटी 0, यहां पे भी वेलोसिटी 0, क्या सेम स्टेट है? हां पोजीशन अलग अलग। सेम स्टेट का मतलब होता है कि पोजीशन भी सेम हो और वेलोसिटी भी सेम है ना। तो यहां से यहाँ आया तो वेलोसिटी तो 0 हो गई है पर पोजीशन चेंज हो गई है, तो वापस ही आया है तभी क्या होगा? अगर एक बार बताओ, एक पार्टिकल यहाँ पे स्पीड से स्टार्ट होता है, यहाँ से ही हो गया, यहाँ से ही हो गया, ये एक ऑसिलेशन हो सकता है। क्यों? वेलोसिटी भी सेम का है, डायरेक्शन उल्टी है, स्पीड सेम है, तो सेम स्टेट में लेगा मतलब क्या है? स्पीड सेम ना ना वेलोसिटी सेम और पोजीशन सेम। इस केस में पोजीशन तो सेम आ गई, पर इस इधर वेलोसिटी इधर की, इधर वेलोसिटी इधर की, तो सेम वेलोसिटी का है, डायरेक्शन उल्टी भी है क्या? तो इसका मतलब एक टाइम पीरियड होगा जब ये यहां से वापस यहां जाके यहां जाके फिर से यहां। अब देखो, अब वेलोसिटी भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, इसको क्या बोलते हैं? एक टाइम पीरियड बोलते हैं, या एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में टाइम जो रिक्वायर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। अब देखो, अब बताना क्या एक टाइम पीरियड है? पोजीशन सेम है और वेलोसिटी
यानी इसके बाद भी चली गया था तो ये भी तो चली जा रहा है, तो वेलोसिटी भी तो सेम है, तो हो गया ना एक टाइम पीरियड। और कैसे समझाऊं तुम्हें, और समझ गए कहां समझ गए तुम, अभी तो वापस गलत कर दोगे तो एक टाइम पीरियड ऑसिलेशन समझ में आ गया। मैं कहता हूं अगर है ना ये यहां से लेके यहां तक जाने में इसको लगता है कि इक्वल टू 1 सेकंड, टाइम पीरियड कितना होगा अभी बोले ना, तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया? 4 सेकंड अभी बोला तो तुमने, समझ में आ गया। यहाँ से जाने में अंदर में 1 सेकंड, फिर यहाँ से अंदर में 1 सेकंड, यहाँ से अंदर में 1 सेकंड और फिर यहाँ से अंदर में 1 सेकंड, तो 4 सेकंड नहीं हो गया टाइम। हाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तुम वैसे ही सोच लो यार, पूरे ऑसिलेशन का कितना पार्ट करता है 1 सेकंड में? 1/4, तो फ्रीक्वेंसी भी वही होगी भाई। 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है, 2 हो गए तो 2 हो गई, 5 हो गई तो 5 हो गई, आधा हो तो आधा हो गया, 1/4 हुआ तो 1/4 हो गया। अभी भी नहीं हुआ सर, फ्रीक्वेंसी की भी क्या होती है फ्रीक्वेंसी? ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इतनी सिंपल बात है, अभी भी ठीक नहीं है इस बात की। चलो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से पार्टिकल यहाँ जाके यहाँ गया 3 सेकंड में, है ना? फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है? हाँ वही अच्छा वेलोसिटी डिफरेंट था, ऑसिलेशन नहीं होगा, आगे का बनाया नहीं, मेरे को क्या करूं? टाइम पीरियड क्या आ गया? 6 सेकंड आ गया, 1/6, तो 1/6 कर तो 1/6 किसके बराबर होता है? 16.163 आया नहीं? तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.163। अब आई बात समझ में? ठीक है, ये और तो एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ से जाने में लगते हैं 104 सेकंड। टाइम पीरियड बताओ इसका, कहाँ से बताइए कितना पास है? इतना ही पास चला है, टाइम पीरियड बताओ। ठीक है 5.33 8 सेकंड। तो बोले तो समझ में आएगा कहाँ से बताओ। 8 सेकंड लगेंगे। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 1 से कहाँ से आएगा? ये ये ऐसे 3 टुकड़े, ये बनाया 3 टुकड़ा और मिल जाएगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा। 5.33 तो बोला ना, अभी 8 बोल रहा है यार, सिर्फ स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में अपनी बात में क्यों गलत बोल रहे हैं, है ना? तो 4 के अंदर आप क्या ऐड कर दोगे? 4 के कितने टुकड़े करोगे? 3 टुकड़े करोगे और वो टुकड़ा इसमें जोड़ दोगे, है ना? अब 4/3 किसके बराबर होता है? 1.33, तो ये कितना आ जाएगा? 5.33 सेकंड आ जाएगा, है ना? अभी तो बोले थे समझ में आ गया, देखिए कितना समझ में आया। इधर सिंपल मैथ्स नहीं होती तुमसे, लिख लो ये जो लिखना है। मेरे को लग रहा था इसको भी लिखने की क्या जरूरत है, पर तो नहीं जरूरत है, लिखो।
बेटा तो मैं सोचता था ये बात तो तुम्हें पता नहीं थी तुला भी तारीख की जाती है टाइम की डेफिनेशन लिख दो और फ्रीक्वेंसी क्या है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन 1 by t ये डेफिनेशन नंबर ऑफ revolutions ये फ्रीक्वेंसी अगर ये आंसर समझ आया तो अभी को क्या लिखेंगे हम v को हम लिखेंगे dh by dt लिख सकते हैं ये क्या आएगा a को सॉल्व करते हैं माइनस को बाद में करेंगे दो तरीके से हो सकता है क्योंकि दो ऑप्शन है ना आपके पास एक प्लस और एक माइनस ऐसे तो dx किसके बराबर है है ना इस चीज की जगह इसके नीचे ले आओ चलो भाई दो स्टेप खा दिया यार पता क्या इतना ज्यादा सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा ठीक है तो dx किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x क्योंकि ऐसे बेसिक को इंटीग्रेट कर पाएगा ओमेगा t dt सॉरी ओमेगा इनटू dt 0 से t है ना 0 से x चलो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे कोई जरूरी नहीं है पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो अरे ये बात समझ यस सर कहीं से भी शुरू हो सकता है मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसमें क्या होता है क्या मतलब कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है अच्छी तरह से बात समझ में यस क्या बात समझ में है इंटीग्रेट करें अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता नहीं आता ना करना भी नहीं था तुम्हें इसलिए आता भी नहीं है 12 में पढ़ोगे तो तुम्हें आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x by sin इनवर्स और ये क्या आ जाएगा ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा t आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 5 कुछ भी कांस्टेंट 5 एंगल की टर्म्स में लिखिए बढ़िया लगता है ये चीज क्या आ जाएगी x by a किसके बराबर आ जाएगा sin ओमेगा t प्लस 5 तो x किसके बराबर आ जाएगा a sin ओमेगा t प्लस 5 क्या लगा सकते हैं ऐसे ये जो चीज है ना इसका इंटीग्रेशन होता है cos इनवर्स x by तो सेम ही चीज रहेगी बस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ये इक्वेशन किसके बीच की है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ये कौन सी इक्वेशन से बनी है हम इसी से बनी है ना तो यार पिछली बार मैंने ये तो डिफरेंशिएट करके सेटिस्फाई करवाया था इस इक्वेशन इसी को तो लिखा था d2x dt2 है यस सर आया ना
तो यार जब इससे इसको सॉल्व किया है तो पक्की बात है यही चीज का उल्टे स्टेप में चले जाएगा, वापस यही चीज बन जाएगी। जैसे हम लोग ये ऐसे इक्वेशन ही तो है। तो जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इसके अंदर, उसकी जो पोजीशन है टाइम के साथ इस तरह से वेरी करती है। आया बात समझ में नहीं? क्या बात समझ में? पार्टिकल बस ठीक समझ में? गुड, और बढ़िया। ये भी यही है, अलग अलग तरीके से लिखते हैं चीज को। साइन की फॉर्म में भी लिख सकता है, कॉस की फॉर्म में भी लिख सकता है। बताओ डिफरेंस। सर ये एक वही है ना जो एम्पलीट्यूड है। डोंट वरी, यू नीड टाइम टू सिंक दिस। एकदम सिंपल है, आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा इसके दिमाग में बैठने में। अभी तो सिंपल इतने सारे समझ ही नहीं आता कि होते क्या है। चिंता मत करो, इस इक्वेशन को बनाने की बेसिस आएगी, अभी बोला था। हाँ, इसमें कोई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं करता, क्योंकि इसमें फील नहीं आती हो क्या रहा है। हाँ तो लगा दे कांस्टेंट से, फर्क क्या पड़ता है, उसके अंदर का डिफरेंशिएशन का वैसे भी गायब ही होगा। पर ये स्कूल के लिए रिक्वायर्ड है, ये जो डायरेक्शन की है पूछते नहीं है कि कैसे है, तो पूछ तो लिया ना, तभी तो बताया। तभी तो मैं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक कर रहा हूँ, ग्रेविटी ये टॉपिक है। अब सुनो ध्यान से, इसको तो मैंने निकाल दिया। ये तो गलती हो गया गर्मियों में, ये प्रॉब्लम होती है, ठंड में होती है, सर्दी लगती है, क्या बोलता है, सर्दी लगती है। इसे बोलते हैं एडिसिव फोर्स। एडिसिव क्या करता है, दो डिफरेंट टाइप की चीजों को ज्वाइन करता है। और कोहेसिव क्या होता है, जब सेम टाइप की चीजों के अंदर फोर्स लगता है। तो इंक और इंक के बीच में कम फोर्स लग रहा है एज कंपेयर टू बोर्ड और इंक के बीच में। जब बोर्ड और इंक में ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो इंक के साथ बाहर नहीं आएगा ना, उधर ही चिपक जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं एडिसिव फोर्सेस। इट मींस एडिसिव जो फोर्सेस हैं, जो इंक इस बोर्ड की चिपक रही है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। ठंड के अंदर ये को एडिसिव फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इस कारण बोर्ड पे चिपकता नहीं है। तो रेड और जैसे बात कर सकते हैं यार, मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं है, कोई ना कोई चीज डालने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्या चीज होती है। और क्या, अब हो सकता है तो दूसरी कंपनी की इंक लेके तो सकता ना चिपके, नहीं जो तेरे परमानेंट मार्कर है और टेम्परेरी मार्कर में ये अंतर होता है। सर किसी चीज की फिजिक्स पता है, ऐसा है कि किसी चीज की फिजिक्स नहीं पता है।
जब तुम फिजिक्स को पढ़ोगे ना तो तुम्हें सिर्फ वही आएगा जो तुम पढ़ते हो, लेकिन जब तुम फिजिक्स को सोचोगे ना तो तुम्हें वो भी आ जाएगा जो तुम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो फिजिक्स एक्चुअली सब्जेक्ट पढ़ने का नहीं है, ज्यादा सोचने का है। ये चीजों को कैसे नहीं, जो पढ़ा उसको अप्लाई करनी शुरू कर दो, हो जाएगा। देखो है ऐसे सिंपल ही बात है यार, ऐसी तो होता है हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है। किसी भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल एक्स अगर आप सोचो तो आपको लगेगा यार जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। सर तो केमिस्ट्री को कैसे जोड़े प्रैक्टिकल एक्स, मैथ्स को कैसे जोड़े प्रैक्टिकल एक्स, वो यार मेरे प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर मैं मैथ्स पढ़ाता तो मुझको भी ऐसे ही पढ़ाता, मैथ्स से तो और केमिस्ट्री होती तो भी मैं उसको ऐसे ही पढ़ाता, ये रियल लाइफ से जुड़ जाते। ठीक है, मैं सोचता इसी डायमेंशन में। याद है सर में आगे सुनो, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। क्या पीरियड होता है इसका? 2 पाई। 2 पाई। तो एक टाइम के बाद में अगर एक पार्टिकल यहाँ पे एक टाइम पीरियड के बाद में वापस यही आएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? dx by t का वेलोसिटी क्या याद है? यस। अब ध्यान से देखना, अगर ये पीरियोडिक है तो फिर से अपने मोशन को कितने टाइम के बाद में रिपीट करेगा? है ना? इस एक टाइम पीरियड के बाद में x और x में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और इसी एक टाइम पीरियड के बाद में b और b में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसको अगर तुम थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब बताओ ये चीज किसके बराबर होनी चाहिए अगर ये दोनों चीजें सेम आ जाए? तो मेरे गाइस का पीरियड कितना है? ये साइन के अंदर तो सारे एंगल होता है ना, तो ये और ये चीज तो सेम ही है। क्या चीज है दोनों की फिर से सेम ही चीज है? अरे ओमेगा टी किसके बराबर होगा? ऊपर, तो बस ओमेगा टी किसके बराबर आ गया? 2 पाई है, तो ओमेगा क्या आ गया? 2 पाई बाई टी। तो 1 बाई टी क्या है? 1 बाई टी क्या है? फ्रीक्वेंसी। हाँ यार, तो 2 पाई बाई टी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मैं सिंपल टाइम पीरियड किसके बराबर है? 2 पाई बाई है, ये किसके बराबर है? 2 पाई बाई। एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं ऑटोमेटिकली लाने के बाद। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 10 है, मास है मान लो 100 केजी, फोर्स किसके बराबर आ गया? a माइनस 10 into x, मास से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गया? माइनस 0 पॉइंट, ये किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड किसके बराबर है? 2 पाई अंडर 0.1 है। तो इसको थोड़ा आसान करना है इस कैलकुलेशन, ठीक है? इस कैलकुलेशन को आसान करना है। मेरे को पता है ये वैल्यू किसके बराबर है? a बाय तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? a बाय, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? रूट a बाय। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा नहीं सीखा ही? यस। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया? 2 पाई अंडर रूट m बाय k आया ना? अगर एक चीज देखो,
मास 10 kg, K 10 kg, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई कितना 6.28 सेकंड। तो अगर आप एक स्प्रिंग कांस्टेंट लो और मास लो, दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो मैं उसको यहाँ से किस आगे छोड़ दो, आप घड़ी से मैच कर दो, एक ऑसिलेशन में आपको 6.28 सेकंड आया ना। तो जो पढ़ रहे हो वो एक्सपेरिमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहेगा डेटा है। अगर मान लो आपने मास ले लिया 4 kg, के ले लिया 1, 24 के आसपास, ये ले लिया 4, ये ले लिया 1, तो 2 आने के पास, तो 12 पॉइंट समथिंग सेकंड आ जाएगा। इसको ले लिया 4, इसको ले लिया 1, 3 के आसपास 3.14 सेकंड आया। तो कितनी शानदार चीज है, कितना शानदार है कि आप सिंपल क्या देखो, मास देखो, के देखो, आप टाइम पीरियड बता दो, प्रिडिक्ट कर दोगे, देखो आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आया। वरना यार ऐसे सोचो, आपको तो ऐसे सोचना पड़ेगा ना कि अगर ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, टाइम कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। दिस इज फिजिक्स, चीज को होने से पहले बता दे। तो ये स्प्रिंग के बिना भी तो हम अलग फोर्स के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैं ये बता रहा हूँ कि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में आप जानते हो कैसे अप्लाई होता है, आया ना। और फॉर्चुनेटली वो एसएचएम टाइप का फोर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, आया ना। तो मैं कह रहा हूँ कितनी जबरदस्त चीज है, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया, आपको मास दिया, आप बोलो यार इसको पालने कैसे, इसको एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, तो दूसरे लोग को क्या बोलेंगे, करके देखना पड़ेगा, और तुम लोग क्या बोलोगे, इतना लगेगा। अब वो सोचेगा तुम्हें कैसे पता, क्योंकि तुमने फिजिक्स पढ़ी है ना। सही बात है, तो फिजिक्स पढ़ने का फायदा है, यू बिकम फॉर्च्यून टेलर, आया ना। भविष्यवाणी बताने करने जाते तो क्या होगा क्या होगा, अरे यार यही तो हम पढ़ रहे हैं। तुम ये सोचो साइक्लोन आता है, पहले ही लोग बता देते हैं, तो है क्या, साइंस इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं। बारिश आने वाली होती है, आज तो गूगल पहले ही बता देता है बारिश आएगी, धूप लग रही है फिर बारिश आ जाती है। टेम्परेचर बता देता है पहले कि क्या टेम्परेचर होगा कल बारिश होगी, जबकि आज धूप हो, तो तुम्हें ये बात जबरदस्ती लगती कि भविष्य बता रहा है ना। लेकिन अब हम क्या इतने हैबिचुअल हो गए कि हमें ऐसा लगता है अच्छा भविष्यवाणी ऐसे कैसे हो सकती है। पहले ये बात अगर मान लो आज से 20 साल पहले कोई बोलता है यार 2 दिन बाद में बारिश होगी, तो लोग उसको भगवान मानने लग जाते थे, है ना। उसको सिर्फ एक चीज की रिक्वायर्ड थी, गूगल, जो उस टाइम पे नहीं था, बंदा को पैसा बना देता है ना। लेकिन आजकल क्या है, हमें लगता है यार ये तो टेक्नोलॉजी है, पर टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, इसी चीज को तो अनफोल्ड कर रही है ना, है ना। या ये सारी चीजें ऐसे होती है, किसी का एनालिसिस करके देखते हैं आगे क्या होना चाहिए, ये साइंस बता रही है ना। यही बात हर किसी को नहीं पता, तो बोलते हैं यार ये सुपर नेचुरल पावर है ना, ये नो समथिंग जो हमसे आगे की बात। सर एक वीडियो है उसका आप समझा सकते हैं, किसका, वो इसी के द सीक्रेट वाला, नहीं वो मैंने अलग से वीडियो देखी थी। अच्छा क्या उसमें, सर उसमें एक बड़ा मोटा सा इंसान होता है, वो ना एक बास्केटबॉल को लेकर पानी के अंदर कूदता है, बास्केटबॉल बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली ऊपर चली जाती है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा ही ऊपर चली जाती है, फिर बॉल को छोड़ देता है, हाँ, और बॉल ऊपर चली जाती है बहुत ज्यादा। देखो यार होता है क्या, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जितना हम समझ गए ना उसको बोलते हैं साइंस, और जिसको नहीं समझे ना नेचर, दैट इज मिराकल, ठीक है। तो हम जो समझे ना दैट इज ऑलमोस्ट 0.1% भी नहीं होगा जो नेचर में होता है। मतलब आप एक चीज सोचो, मैं ब्लड के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता है लेकिन हम ब्लड बना नहीं सकते, जबकि हमें शरबत के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट तो हम शरबत बना देते आया ना, सही बात है, लेकिन ब्लड नहीं बना सकते, जबकि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता है कि ब्लड में क्या क्या होता है, तो मिला तो और बन जाएगा, बनना चाहिए ना, है ना। 2 चम्मच थोड़ी आरबीसी डाल, डब्ल्यूबीसी डाल, प्लेटलेट्स डाल, है हीमोग्लोबिन 2 चैट्स और डालो, मिक्स करो, ब्लड तैयार नहीं होता है ना। तो नेचर के पास सारी अलग ही चीजें हैं,
हम धीरे धीरे जा रहे हैं टीचर के पास में। तुम्हें पता है आजकल जीन एडिटिंग होने लग गई है, आया ना? जीन एडिटिंग होने से आपको पता है कैंसर का जो नया इलाज वो जीन एडिटिंग के बेस पे है, मतलब जीन को चेंज कर देता है, डीएनए को चेंज कर देता है उसके अंदर। तो होता है क्या, कैंसर होना है इस म्यूटेशन, कैंसर इज म्यूटेशन है ना, तो किसी भी कारण हो जाती है। अब जो म्यूटेशन हो रही है तो उस म्यूटेशन को ठीक कर देंगे जीन से, बस कैंसर ठीक हो जाएगा। अभी तो क्या करते हैं, जहाँ पे कैंसर उसका इलाज भी नहीं होता उस एरिया को डेड, उसके आसपास के एरिया को उसको डेड कर दिया जाता है ताकि वो आगे ना फैले। आई बस में अब जैसे सांप है, जहरीला है, खाएगा किसी को, इस कमरे में छोड़ दो लेकिन मार के छोड़ दो, आया ना? अब वो नहीं खाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन इसीलिए करते हैं, डेड कर दिया हमने। बस में आस पास के सेल्स को भी डेड कर देते तो मैं जहर जाएगा, तो हो सकता है तुम्हारे को भी जहर पहुंचा दो, तो इसका मतलब तुम्हें भी डेड कर दिया, आस पास के सेल्स को भी मार देते। तो ये होता है रेडिएशन, कैंसर का इलाज थोड़ी होता है, पता है तुम्हें? कैंसर का कोई इलाज नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर का पता क्या करते हैं, इट इज स्टडी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे किसी गिवन सिम्टम्स के अंदर ये बीमारी है, इस स्टेज में है कैंसर, इस टाइप की इलाज भी है, सबसे बढ़िया आउटकम कौन से इलाज से आया है, वो या इसको दे दो। जब भी हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तो तुमने देखा कईयों को रेडिएशन लगती है, कीमोथेरेपी लगती है, वो सही हो जाता है, और कई उनसे अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है फिर भी वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड भी नहीं करती। एवरीवन हैज अ यूनिक बॉडी, लेकिन इलाज यूनिक बॉडी के हिसाब से नहीं है, इलाज ज्यादा है। चलो ठीक है यार, फालतू बात तो है, लेकिन ऐसे फैक्ट अच्छी बात है, तो पता होना चाहिए इसको भी। हमारे समझ में आ गया क्या? टाइम पीरियड बाय के। बेटा तुम देखो, जब भी टाइम पीरियड निकालना हो तरीका क्या है, मीन पोजीशन ढूंढ लो, पहला स्टेप क्या है, मीन पोजीशन। देखो स्टेप टू फाइंड टाइम पीरियड, सबसे पहला क्या, मीन, आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन या फिर लोकेट मीन पोजीशन। Slightly displace the particle from mean position. Second step, slightly displace the particle from mean position. Step 3, find the restoring force and corresponding acceleration. Find the restoring force and corresponding acceleration. And corresponding acceleration. Fourth step, compare acceleration
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली a equal to minus omega square x. Find value of omega. Find value of omega. Compare with standard equation. Find value of omega. Omega की वैल्यू आ जाएगी फिर? Yes sir. और फिर टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? 2 pi omega. है ना? तो टाइम पीरियड आ जाएगा. अब जैसे इस केस में ये चीजें आती हैं, इसको हल्का से रिप्लेस कर दो x, तो ऊपर वाली स्प्रिंग क्या है, स्टोरी फोर्स लगाएगी k1x और नीचे वाली k2x, तो रीस्टोरिंग फोर्स की लग रही है पोजीशन से, तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आ गया, k1 प्लस k2 और रीस्टोरिंग में तो माइनस का साइन आ जाएगा, आया ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, m से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ कंपेयर करो, ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2 5 and 9. यस सर, बेसिक तरीका समझा है, बस हमें यही करना, क्या करना है, यही करना है, इतना फिर ये उस तरीके से फॉर्म ये k1 है, k2 m आता है, ठीक, अब सुनो ध्यान से, इसमें भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया x है, ये स्प्रिंग पे से एक्सटेंड हुई, ये दो स्प्रिंग है यहाँ पे, पांच आपके ये x2 से एक्सटेंड हुई ये है, तो x1 प्लस x2 किसके बराबर आ गया, x भाई कुछ 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, अभी भी नहीं ये बात समझ, तो x1 प्लस x2 किसके बराबर आ गया, x, अभी मेरे को रीस्टोरिंग फोर्स देखना है इसके ऊपर इधर कितना फोर्स लगेगा, टोटल जाएगा, मैं जो पूछ रहा हूं ना वो बताओ, इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, कौन कौन फोर्स लगाएगा इसे, ये बताओ, कौन सी, ये वाली इसमें फोर्स लगा देंगे, ये लगा देंगे, इसमें कैसे लगा देंगे, इसके टचिंग में, अब तक निर्माता की तरह इसमें पावर है लेकिन दूर से लगा देंगे, है k2 ये इसका रीस्टोरिंग फोर्स है, प्रॉब्लम ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट x है लेकिन ये x2 है, तो मेरे को तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x करना है, तो इसका मतलब भी तो कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये स्प्रिंग इधर क्या फोर्स लगानी होगी और ये वाली स्प्रिंग इधर क्या लगानी होगी, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तो k1 x1 should be equal to k2 x2 और यही इसका रीस्टोरिंग फोर्स है, इक्वल टू f होना चाहिए, अरे यार k1 k2 एक्शन रिएक्शन पे है और यही फोर्स, इतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो इस फोर्स को मैंने f नाम दे दिया, x डिस्प्लेसमेंट हो गया, f रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, आया ना, अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, x1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इन दोनों को देख के फोर्स बाय k1 f बाय x2 को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू x, इसमें से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, है, और ये क्या आ जाएगा,
है F किसके बराबर आ जाएगा? और रीस्टोरिंग फोर्स से तो माइनस कर देंगे, वापस इसको इधर लेकर बोलो नहीं है बस आने दी तो बताइए कि बढ़िया बात है। अब तो ले ये जो फोर्स अगर इस प्रोपोर्शनल टू x आ गया सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एन से कंपेयर करेंगे इसको, ये चीज किसके बराबर है? तो tan किसके बराबर है? अंडर रूट m into k1 plus k2 upon k1 into k2। हमेशा यही करना है, पार्टिकल कैसा डिस्प्लेसमेंट करना है, रीस्टोरिंग फोर्स देखना है, उस रीस्टोरिंग फोर्स को प्रोपोर्शनल टू x करना है, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएन से कंपेयर करना है, ओमेगा निकालना है, टाइम निकालना है। कई बार ऑप्शन में पता क्या दिया था, ऐसा भी दिया होता है। इसको सॉल्व करके चेक करोगे या बिना चेक करे गलत कर दोगे? क्यों? डायमेंशन गलत है। यहाँ पे k1 into k2 k1 स्क्वायर k1 plus k2 तो ऊपर क्या आ जाएगा m into k का b नहीं आता है, m by k आना चाहिए। इसमें लग रहा है कि ऐसा सही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कट जाएगा है। एक और तरीका बता दूं, अगर ये दोनों स्प्रिंग्स इक्वल हो जाती है तो ये इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 हो जाता है, लेंथ डबल हो जाता है तो अंडर रूट m by k था फॉर्मूला, तो k/2 तो ऊपर 2 आना चाहिए ना, 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा और k गए, ठीक है यस के पास में आ गया। एक और तरीका है, एक और तरीका है, नहीं बैठेगा इक्वल करके करना तरीका है। समझ में आया? सर इसमें सीधा वो सीरीज वाले स्प्रिंग्स का उसी से करते हैं, तो वही तो किया है, लेकिन मैंने बताया नहीं इक्विवेलेंट स्प्रिंग को ऐसे निकालो, टाइप निकाल दी, लेकिन अभी तो हो जाएगा, आगे नहीं होगा ना, आगे तो फंडा है जो रीस्टोरिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसी से काम चलता है। रुक जा थोड़ी देर, यू विल बी हैप्पी। क्लास की टाइम कितने बजे तक है? 12:30 बजे क्लास है या फिर 12:30? ओके बाय बाय। कार्तिक तय फिर एनसीईआरटी को एचसीवी की रीडिंग करा, ठीक है? अगली क्लास का टाइम हो गया, आज बैल